एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, छोटा सा टॉपिक है, उसको हम कहते हैं द्रव का बहिस्राव वेग। क्या है वो? द्रव का बहिस्राव वेग। ठीक है, देखिए आपको बर्नौली की प्रमेय बता दी गई है। बर्नौली प्रमेय का जो उपयोग है वो भी बता दिया गया है। अब जो है द्रव का बहिस्राव वेग आपको पढ़ना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बर्तन में, ठीक है, द्रव भरा हुआ है, अगर किसी बर्तन में द्रव भरा हुआ है और आपने उस बर्तन की दीवार में एक छिद्र कर दिया है, तो छिद्र करेंगे तो द्रव बाहर निकलेगा। ठीक है, अब वह छिद्र आप अगर अलग अलग ऊंचाइयों पर कर रहे हैं तो निकलने वाले द्रव का वेग अलग अलग होगा। ठीक है, नंबर एक चीज तो ये कि अगर जो है अलग अलग स्थानों पर आप छिद्र कर रहे हैं तो उससे निकलने वाले द्रव का वेग भी अलग अलग होगा। और अगर द्रव का वेग अलग अलग है तो उसके द्वारा चली गई जो क्षैतिज दूरी है वो दूरी भी अलग अलग होगी। कहने का मतलब कि ऊपर छिद्र करेंगे तो हो सकता है पानी नजदीक गिरे जा करके पेदी के पास, और थोड़ा नीचे करेंगे तो हो सकता है थोड़ा दूर गिरे, लेकिन अगर बहुत नीचे ले जाएंगे तो हो सकता है नजदीक गिरे। तो अलग अलग जगहों पर गिरने मतलब छिद्र करने पर जो दूरी है जिसको हम परास बोलते हैं वो परास भी अलग अलग होगी। तो इसी के संबंध में द्रव के बहिस्राव का वेग का एक नियम है, इसको हम टॉरिसेली की प्रमेय भी कहते हैं। टॉरिसेली की प्रमेय या द्रव के बहिस्राव का नियम। ठीक है, द्रव के बहिस्राव का नियम। द्रव के बहिस्राव का नियम या टॉरिसेली की प्रमेय। ठीक है, क्या करेंगे यहां पे, ये मान लीजिए एक बर्तन हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना, ये एक बर्तन हो गया। इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है। इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है पूरा, ऊपर से लेकर के नीचे तक इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है। इस बर्तन की जो ऊंचाई है वो कैपिटल एच है। क्या ऊंचाई है? कैपिटल एच। पूरे बर्तन में द्रव भरा हुआ है और बर्तन की ऊंचाई क्या है? कैपिटल एच है। मान लीजिए आपने एच गहराई पर, है ना, एच गहराई पर, स्मॉल एच गहराई पर एक छिद्र कर दिया है। कैपिटल एच तो पूरे बर्तन की ऊंचाई हो गई। पूरे बर्तन की ऊंचाई में द्रव भरा हुआ है और ऊपर से स्मॉल एच गहराई पर एक छिद्र कर दिया है, तो यहां से द्रव निकल करके यहां गिरेगा। समझ रहे बात को? द्रव निकल के वहां गिरेगा, नहीं गिरेगा? ऊपर की जो ऊंचाई है स्मॉल एच है और नीचे क्या ऊंचाई हो जाएगी? ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो गई। इतना ठीक है। तो पहला काम तो ये देखना है कि अगर हम यहां पर स्मॉल एच गहराई पर कोई छिद्र कर रहे हैं तो यहां से निकलने वाले द्रव का वेग क्या होगा। क्या निकालना है? द्रव का वेग निकालना है। जो द्रव यहां से निकलेगा उस द्रव का वेग क्या होगा। ठीक है, तो उस द्रव का वेग हमको निकालना है। ठीक, मान लीजिए यहां से निकलने वाले द्रव का वेग क्या होगा? v होगा। ऊपर द्रव तो शांत है लेकिन यहां से निकलने वाले द्रव का वेग क्या होगा? v होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि किसी नली में बहते हुए द्रव, अब बहता द्रव नहीं तो कोई बात नहीं है, स्थिर द्रव तो है। किसी नली में बहते हुए द्रव या द्रव नहीं बह रहा, स्थिर है, तब क्या होता है? बर्नौली प्रमेय के हिसाब से दोनों स्थान मतलब किन्हीं बिंदुओं पर, मतलब प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। तो हम दो बिंदु ले रहे हैं, एक बिंदु यहां ले रहे हैं, एक बिंदु यहां ले रहे हैं, कहीं भी ले सकते हैं दो बिंदु। तो एक बिंदु हमको यहां लेने लेना है क्योंकि यहां पर वेग निकालना है। तो एक बिंदु ये लेते हैं और एक बिंदु ऊपर का लेते हैं।
ठीक है। तो प्रत्येक बिंदु पर प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। तो यहां पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा वो देखेंगे हम, यहां पर भी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा वो देखेंगे। दाब ऊर्जा क्या होगी? अब दाब ऊर्जा में जो वायुमंडलीय दाब है वही तो पड़ रहा है, वायुमंडलीय दाब जो है वही तो पड़ रहा है यहाँ पे, और कोई दाब अलग से तो पड़ नहीं रहा है। बात क्लियर हुई ना? तो जो वायुमंडलीय दाब यहाँ पड़ेगा ऊपर के बिंदु पर, वही वायुमंडलीय दाब तो यहाँ पड़ेगा। वही जो वायुमंडलीय दाब ऊपर पड़ेगा वही वायुमंडलीय दाब यहाँ भी लगभग कमोबेश, थोड़ा सा दूरी घटने बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। समझ गए? तो क्या होगा, पहले ऊपर के स्थान में देखते हैं। दाब ऊर्जा हो गई P प्लस, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऊपर बहने वाले, ऊपर जो द्रव के कण है इनका कोई वेग तो है नहीं, द्रव के कण स्थिर है। अरे आपस में भले मूव कर रहे हैं, स्थान चेंज कर रहे हैं, बाकी उनका फ्लो तो नहीं हो रहा है, कहीं बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, वो यहां से बाहर तो नहीं आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यहां पर द्रव के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी प्लस। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी आप जानते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, रो जी एच। तो हो जाएगा रो जी एच की जगह हो जाएगा कैपिटल एच। अरे पूरे ऊंचाई पर यहां पर द्रव कण है ना, पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी, कैपिटल एच। तो दाब ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई। चलिए अब फिर यहां आ जाइए इस बिंदु पर, ये बिंदु आप ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं। तो इस बिंदु पर दाब ऊर्जा क्या हो जाएगी, दाब ऊर्जा वही रहेगी जो पहले थी, P प्लस। यहां पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अगर यहां पर द्रव का वेग आपने v मान लिया है कि v वेग से द्रव के कण निकल रहे हैं, तो यहां पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 रो v स्क्वायर। प्रति एकांक आयतन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो 1/2 रो v स्क्वायर हो जाएगी प्लस। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा जो है उसका फार्मूला होता है रो जी एच। क्या फार्मूला होता है, रो जी एच। हो जाएगा रो, फिर हो जाएगा जी, एच की जगह क्या होगा, एच की जगह हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, क्योंकि जमीन के तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है, इसलिए ये हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है यहां तक? तो गतिज ऊर्जा हो गई, दाब ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई और स्थितिज ऊर्जा हो गई। ठीक है। यहां पर P से P कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, रो जी एच बराबर यहां हो जाएगा 1/2 रो v स्क्वायर प्लस, वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो रो जी कैपिटल एच माइनस रो जी स्मॉल एच। ठीक है ना, ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर को, तो रो जी कैपिटल एच माइनस रो जी स्मॉल एच, ये हो गया। अब रो जी कैपिटल कट गया आपका। ठीक है, पक्षांतर कर दीजिए, इसको इस तरफ पक्षांतर कीजिए तो हो जाएगा 1/2 रो v स्क्वायर, इसको रोका यहां पर, इसको पक्षांतर किया हमने तो हो जाएगा रो जी एच, तो रो से रो कैंसिल हो गया, v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2gh हो जाएगा, या v की वैल्यू क्या होगी, √2gh। v की वैल्यू क्या होगी, √2gh। क्लियर हो गई बात ना? इसका मतलब कि अगर द्रव के स्वतंत्र तल से बर्तन की गहराई चाहे जो हो, बर्तन की ऊंचाई गहराई चाहे जो हो, उससे नहीं मतलब है। द्रव का जो वेग है, निकलने वाले द्रव का वेग या बहिस्राव वेग आप उसको कहते हैं, ये बहिस्राव वेग केवल निर्भर इस बात पर करता है कि जो छिद्र किया गया है आपका, वह द्रव के स्वतंत्र तल से कितना नीचे किया गया है, कितना नीचे आपने किया है छिद्र, स्मॉल एच, केवल इसी पर निर्भर करता है द्रव का बहिस्राव वेग। जी तो कांस्टेंट है, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो बहिस्राव वेग जो होता है वह v √2gh के इक्वल होता है, और यह उसी के बराबर है जैसे स्वतंत्र रूप से u 0 यानी प्रारंभिक वेग u 0 के वेग से अगर ऊपर से कोई वस्तु छोड़ दी जाए
इसे आपसे कहा जाए कि बताइए स्वतंत्रता पूर्वक कोई गेंद, ठीक है, छोड़ दी गई, तो h गहराई पहुंचने के बाद या h मीटर नीचे आने के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, गति का समीकरण लगाते हो, v² बराबर u² प्लस 2gh ऐसे लगाते हैं। तो u प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा क्योंकि मुक्त रूप छोड़ा गया उसको, तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो v² की वैल्यू क्या होगी 2gh, तो v की वैल्यू क्या होगी कर्ल 2gh, यही तो हुआ ना। मतलब अगर आपने किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक या मुक्त रूप से छोड़ दिया है तो h गहराई पहुंचने के बाद वह जितना वेग प्राप्त करती है ठीक उतना ही वेग h गहराई पर छिद्र करने पर ये निकलने वाले द्रव के वेग का होता है। तो h मीटर नीचे किए गए छिद्र से निकलने वाले द्रव का वेग उतना ही होता है जितना कि किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देने पर उतनी ही दूरी तय करने के बाद वह प्राप्त करता है। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये हो गया वेग इसका, अब तो वेग क्लियर हो गया ना, वेग में कोई दिक्कत तो है नहीं अब। अच्छा, वेग में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कितना दूर वह जाता है। v इक्वल टू क्या हो गया √2gh, कितना दूर जो है वह जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से कण निकलेगा जब, ठीक है, तो क्या करता है कि वो यहां से चल करके यहां पहुंचता है। अब यहां से यहां पहुंचने में वह दो प्रकार की दूरी तय करता है, दो प्रकार की दूरी तय करता है। एक तो वह क्षैतिज दूरी तय करता है, क्षैतिज दूरी, और दूसरी क्षैतिज दूरी क्या है, यहां से यहां पहुंचा ना वो, ये दूरी, ये बिंदु मान लीजिए आपका, इसको मान लेते हैं आप R, इसको मान लेते हैं S। तो R से S तक की दूरी वो तय कर रहा है क्षैतिज, और यहां से यहां तक की दूरी तय कर रहा है ऊर्ध्वाधर। इसको हम मानते हैं, ये इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। तो B से लेकर के R तक की दूरी, BR दूरी जो है वह ऊर्ध्वाधर तय कर रहा है। भाई कोई कण यहां था और यहां पहुंच गया, अब यहां से यहां पहुंचने का मतलब यह हुआ कि नीचे भी आया है वो और क्षैतिज भी गया हुआ है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे प्रक्षेप में, आप 5वां या चौथा चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट का है पढ़ाएंगे अंकित पांडे, तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, उसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे ये सब चीजों को। लेकिन अब यहाँ पर मिल गया है तो बता दे रहा हूं आपको, यहां से कण चलेगा जब वो, तो ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय करेगा, क्षैतिज दूरी भी तय करेगा, क्योंकि प्रक्षेप की जो गति होती है उसमें कण नीचे भी आता है और दूर भी जाता है। देखो यहाँ पे था, नीचे भी आया और दूर भी गया। भाई नीचे अगर आता तो उसको यहाँ आना चाहिए था, क्षैतिज अगर जाता तो उसको यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन वो न यहाँ गया न यहाँ आया बल्कि यहाँ पहुंचा, तो वह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरियां एक साथ तय कर रहा है। ठीक है, अब ये जान लीजिए आपकी जो क्षैतिज दूरी होती है, क्षैतिज दूरी, ठीक है, वह क्षैतिज वेग से तय की जाती है। क्षैतिज दूरी क्षैतिज वेग से तय की जाती है और ऊर्ध्वाधर दूरी ऊर्ध्वाधर वेग से तय की जाती है। जो बताओ, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, क्षैतिज दूरी क्षैतिज वेग से तय की जाती है और ऊर्ध्वाधर दूरी ऊर्ध्वाधर वेग से तय की जाती है। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब यहां पर क्षैतिज वेग क्या है? क्षैतिज वेग उसका v है, क्योंकि जब ये द्रव निकलेगा तो क्षैतिज निकलेगा, क्षैतिज वेग तो v हो गया। ऊर्ध्वाधर वेग क्या है और क्षैतिज वेग कितना है? क्षैतिज वेग आपका v जो है इतने के बराबर है। ऊर्ध्वाधर वेग क्या है? ऊर्ध्वाधर वेग कुछ भी नहीं है, ऊपर थोड़ी जा रहा है ये। ऊर्ध्वाधर वेग कुछ भी नहीं, क्योंकि ऊर्ध्वाधर वेग अगर कुछ होता तो ये ऊपर जाता। अगर ये यहां से निकल रहा है, अगर ऐसे ये होके यहां पहुंचता तो हम कहते हैं कि ऊर्ध्वाधर वेग भी है, क्योंकि ऊपर भी जा रहा है, लेकिन वो सीधे नीचे ही आ रहा है। इसका मतलब ऊर्ध्वाधर वेग कुछ नहीं है, जीरो है। तो ऊर्ध्वाधर वेग 0 है और क्षैतिज वेग भी है जिसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है यहां तक? ठीक है, मान लीजिए उसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम क्या लगा? t। उसको बिंदु B से बिंदु S तक पहुंचने में क्या टाइम लगा? टाइम लगा उसको t। अब t टाइम में वह क्षैतिज दूरी भी तय कर रहा है और ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय कर रहा है उसी t टाइम में। जैसे 5 सेकंड में अगर वो यहां से यहां पहुंचा, इसका मतलब 5 सेकंड में वो यहां से यहां तक की क्षैतिज दूरी तय किया और 5 ही सेकंड में यहां से लेकर यहां तक की ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय किया। दोनों एक साथ तय करेगा ना?
ठीक है। तो अगर हम ऊर्ध्वाधर दूरी के लिए सूत्र लगा दें तो आप गति का समीकरण जानते हैं, गति का दूरी समीकरण क्या है, H इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ऊपर से गिरते हुए पिंड के लिए यही तो सूत्र लगता है, नीचे से ऊपर फेंका गया है तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो H इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर का फार्मूला आप यहां लगाएंगे। कितना h है दूरी, देखो यहां से यहां तक की दूरी वो तय कर रहा है, तो कितनी दूर हुआ है यहां से यहां तक की दूरी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। बिंदु B से बिंदु R तक की दूरी क्या हो गई, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यहां हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये हो गया। u क्या है, प्रारंभिक वेग है। ठीक है, अब ये ऊर्ध्वाधर दूरी तय कर रहा है तो ऊर्ध्वाधर दूरी ऊर्ध्वाधर वेग तय करेगा, और ऊर्ध्वाधर वेग यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो गया है, प्लस 1/2 gt स्क्वायर। तिरछा गुणा कर दीजिए तो t स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h। दूसरे यहाँ गुणा कर दिया हमने, 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपान क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, अंडर रूट 2 ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपान क्या हो जाएगा, ये t की वैल्यू होगी अंडर रूट 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपान। ये समय हो गया आपका। ठीक है, ये क्या हो गया, ये समय हो गया। इतने समय में ध्यान दीजिएगा इसको, इतने समय में, ठीक है, वह इतनी क्षैतिज दूरी भी तय कर रहा है आर से लेकर एस तक की, और इतने ही समय में यहां से लेकर यहां तक की ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय कर रहा है। बात क्लियर हो गई थी। तो अगर हमको परास निकालनी है, कितना दूर ये जाएगा, ये दूरी मान लो x है, तो क्षैतिज दूरी अगर आपको x निकालनी है तो क्या हो जाएगा, क्षैतिज दूरी x है ना, बराबर क्या हो जाएगा, क्षैतिज वेग हो जाएगा v इंटू समय, क्या हो जाएगा t। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, है ना, तो क्षैतिज दूरी बराबर हो जाएगा क्षैतिज वेग गुणे समय। तो क्षैतिज दूरी x इक्वल टू हो जाएगा, क्षैतिज वेग कितना है वो लिखा हुआ है करड़ी में 2gh, ये क्षैतिज वेग हो गया, गुणे समय, समय देखो यहां निकाला है ये वाला, ये समय, करड़ी में 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपान g, दिख रहा है ना। तो ये क्या निकल रहा है, ये क्षैतिज दूरी निकल रही है, करड़ी में g यहां पर भी है, करड़ी में g यहां पर भी है, कट जाएगा, करड़ी में 2 यहां पर, करड़ी में 2 यहां, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 करोगे 2 फ्री हो जाएगा, तो 2 हो गया। और क्या होगा, करड़ी के अंदर यहां h रहेगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, देख रहे हैं ना। ये क्षैतिज दूरी का फार्मूला है, ये क्षैतिज दूरी का फार्मूला है, x इक्वल टू 2 अंडर रूट h ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब दो चीज आपको मिल गई ना, कि अगर किसी छिद्र करेंगे आप किसी बर्तन में किसी भी गहराई पर, तो निकलने वाले द्रव का वेग क्या हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, और वो द्रव कितनी दूर जाएगा, x इक्वल टू 2 अंडर रूट h ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। हो गया इतना। चलिए अभी एक चीज और भी महत्वपूर्ण चीज बताना है। देखिए दो चीज तो आप जान गए। देखिए तीसरी चीज आपको ये बताना जाना है कि यह क्षैतिज दूरी हमेशा स्थिर तो रहेगी नहीं। कहने का मतलब छिद्र यहां करेंगे तो इतना दूर जाएगा, छिद्र और ऊपर रहेगा हो सकता दूरी कम हो, छिद्र नीचे कर दोगे दूरी फिर कम हो जाएगी। तो बीच में कहीं ऐसा बिंदु जरूर होगा। देखिए ऊपर छिद्र करेंगे तब भी दूरी कम रहेगी, ये दूरी कम रहेगी, नीचे छिद्र करेंगे तो भी दूरी कम रहेगी, तो दूरी ज्यादा कहां रहेगी फिर, है ना। बीच में कोई ऐसा बिंदु तो जरूर होगा, इस बर्तन की जो ऊंचाई है इसके आधे पर, तिहाई पर, चौथाई पर, किस जगह पे हम छिद्र करें जिससे कि क्षैतिज दूरी जो गिर रही है वो ज्यादा हो जाए, मतलब ये दूरी अधिकतम हो। कहने का मतलब यह जो दूरी हमारी है ये अधिकतम हो, दूरी ये दूरी अधिकतम हो,
इस दूरी के लिए जो स्मॉल h जो छिद्र किया गया है वह कितनी ऊंचाई पर किया जाए। तो देखो इसके लिए आप मैथ पढ़ेंगे जब भी, तो मैथ में एक फार्मूला होता है, मैक्सिमा मिनिमा का नियम होता है, ठीक है। हालांकि 12 में होगा, हमको लगता है 11 में तो नहीं होगा, 12 में ही होगा, लेकिन बता दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझे रहेंगे हर चीज तो आपको आसानी होगी, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा के नियम में क्या होता है कि अगर किसी भौतिक राशि का मान निकालना है कि कब अधिकतम होगा या कब मिनिमम होगा, मतलब कब अधिकतम होगा और कब मिनिमम। जैसे इसमें बर्तन की ऊंचाई तो फिक्स है, परिवर्तित क्या हो रहा है, जो छिद्र कर रहे हैं वही छिद्र कभी ऊपर करेंगे आप, कभी नीचे करेंगे, कभी बीच में करेंगे, तो स्मॉल एच परिवर्तनशील है। तो स्मॉल एच की कितनी वैल्यू हम ले लें जिससे कि इस राशि का मान अधिकतम हो जाए, है ना। जैसे हम आपसे कहें कि आप 12 को 12 को, एक छोटा सा एग्जांपल है, 12 को 2 भागों में बांटिए और ऐसे 2 भाग हों जिनका गुणनफल अधिकतम हो, ठीक है। तो 12 को आप जो है 10 और 2 में बांट सकते हैं, तो 10 दूनी क्या होता है 20 होगा। लेकिन 12 को आप 8 और 4 में बांट सकते हैं, तो 8 तो क्या होगा 32 हो जाएगा। 12 को आप जो है 9 और 1 में बांट सकते हैं, तो 9 1 के 9 ही खाली होगा। 9 और 3 कर सकते हैं, 9 3 27 होगा। 12 को आप जो है 11 1 में बांट सकते हैं, 11 के 11 होगा। कहने का मतलब ये कि 2 पार्ट में बांटेंगे आप तो अलग अलग होगा, है ना। लेकिन जब 6 में कर देंगे तो 6 गुणे 6 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 6 कैसे प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं कि आधा कर दें, आधा कैसे आए कि किसी राशि को हम आधे आधे पर कर दें तो गुणनफल अधिकतम हो जाएगा, उसके लिए नियम है निकालने का। तो नियम क्या है, वही नियम है मैक्सिमा मिनिमा का नियम। कोई भौतिक राशि हमारे पास है, उस भौतिक राशि का मान अधिकतम कितना होगा और अधिकतम कब होगा, उसके लिए क्या करते हैं कि जिस भौतिक राशि के लिए यह नियम आप लागू कर रहे हैं उस भौतिक राशि का अवकलन कर देते हैं। क्या करते हैं, अवकलन। किसके सापेक्ष करेंगे, जो राशि परिवर्तनशील होती है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब अवकलन क्या है ये आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैं यहां 60 में आपको बता दूंगा। अवकलन कर देते हैं, अवकलन करने के बाद उसका मान 0 कर देते हैं। और भी आगे स्टेप है, आगे नहीं बताऊंगा, लंबा है, इतना आप जान लीजिए। इसका अवकलन करना है तो स्मॉल h ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इसका हमको क्या करना है, अवकलन करना है। इसको x माना है आपने तो d अपान डी एक्स, d अपान डी एक्स इंटू एक्स। x जो आपने अब रूट को नहीं लगा रहे, ठीक है, वैसे रूट भी लगाना चाहिए, लेकिन रूट जो है अभी अवकलन में हट जाएगा अपने आप। रूट 1/2 होगा तुरंत तो हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो इस अंदर वाले राशि को हम आपको दिखा रहे हैं करके, तो इसका अवकलन करना है। जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है, जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है उसके साथ जो राशि लगी रहेगी, गुणा रहेगा जिसका, जिस राशि का अवकलन करना होता है उस राशि के साथ अगर कुछ नंबर जुड़ा है या कोई भौतिक राशि जुड़ी हुई है, गुणा है, तो उस भौतिक राशि को हम बाहर कर लेते हैं और अवकलन केवल उस पद का करते हैं इसमें वो राशि लगी होती है। और अगर अलग से कुछ भौतिक राशि है जिसमें कि वो भौतिक राशि है जिसका अवकलन करना है तो वो 0 हो जाता है। जैसे हम देखो ध्यान से, स्मॉल h गुणे कैपिटल करेंगे तो हो जाएगा स्मॉल h इंटू कैपिटल H, स्मॉल h इंटू स्मॉल h हो जाएगा h स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, इसका अवकलन जब आप करेंगे तो क्या होगा, इसका अवकलन, ये अभी x की वैल्यू है, अवकलन तो अब होगा, अभी तो ये x था, अब अवकलन होगा तो हो जाएगा dx अपान dh। देखो इसका अवकलन जब करोगे तो h का अवकलन जिसके सापेक्ष करो, h के सापेक्ष करोगे, h का अवकलन तो 1 आएगा, h का अवकलन h के सापेक्ष 1, जैसे x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। और कैपिटल H आपका बचा रहेगा, फिर माइनस h स्क्वायर का जो अवकलन है ये 2h होता है। इसका नियम एक होता है कि x पावर n, बताया भी था आपको, किसी को पढ़ा था नहीं पढ़ा था। x पावर n का जो अवकलन होता है वो नियम याद कर लीजिएगा, n पहले आ जाता है, फिर x रहता है, फिर पावर n माइनस 1 हो जाता है। n पहले रहता है, x लिखा रहता है, फिर पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो n x पावर n माइनस 1, n x पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा कैपिटल H माइनस h स्क्वायर का हो जाएगा 2h,
ठीक है, अवकलन हो गया ये। अब इस अवकलन को हम 0 करते हैं, समझिए बात को, इसको पक्षांतर कर देंगे इधर, तो 2h इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H, h इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H बाई 2। इसका मतलब जो h है, h क्या है, कितनी गहराई पर छिद्र किया जाए। तो यह जो छिद्र हमने किया है जो गहराई वाला, इस यह जो h का मान है स्मॉल h का, वो कैपिटल H बटे 2 के बराबर हो जाए, मतलब पूरे बर्तन की ऊंचाई के आधे पर छिद्र हो जाए। ठीक है, पूरे बर्तन की ऊंचाई के आधे पर अगर छिद्र हो जाए तो क्या होगा, जो परास हमारी है x की जो वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। समझिए बात को, मतलब छिद्र आपको ऊपर नहीं करना है, नीचे नहीं करना है। छिद्र अगर हम बीचों बीच करेंगे, बर्तन की पूरी ऊंचाई के बीचों बीच छिद्र करेंगे तो क्या होगा, ये जो परास हमारी है आई है वो अधिकतम परास होगी। क्या होगी, अधिकतम परास होगी। और अधिकतम कितनी परास होगी, अगर ये पूछा जाए कितनी परास होगी तो इसमें रख दीजिए मान x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 आपका है, 2 √ स्मॉल h का मान क्या हो गया, कैपिटल H बाई 2। अब हम देख रहे हैं कि अधिकतम परास कितना हो सकता है। बर्तन की ऊंचाई अगर कैपिटल H है तो उस बर्तन से निकलने वाले छिद्र के द्वारा कितनी दूरी अधिकतम तय की जा सकती है। तो स्मॉल h की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल H बाई 2, यहां निकाल चुके हो, ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h है, स्मॉल h की वैल्यू फिर वही कैपिटल H बाई 2 हो गया। ऐसे x इक्वल टू हो जाएगा 2 √ कैपिटल H बाई 2, देख रहे हैं ना, इनटू यहां आप h में से घटाएंगे h बाई 2 क्या आएगा, h बाई 2 हो गया, या x इक्वल टू हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे h गुणे h क्या हो जाएगा, h स्क्वायर वर्गमूल क्या होगा, h होगा, और 2 गुणे 2 4, 4 वर्गमूल क्या होगा 2, कट गया, क्या होगा h होगा। कहने का मतलब x इक्वल टू h। तो कहने का मतलब ये जो पानी अधिकतम दूर जाएगा, ठीक है, वह क्या होगा, पूरे बर्तन की ऊंचाई के बराबर दूरी हो सकती है। जैसे अगर कहा जाए कि 10 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बर्तन से या 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बर्तन से अगर पानी निकल रहा है, छिद्र आपने कहीं भी किया हो, तो अधिकतम अगर दूर जाएगा वो पानी गिर करके कितना दूर जाएगा, बर्तन की ऊंचाई के बराबर दूरी जाएगा। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का बर्तन है, ठीक है, तो उसमें आप बीचों बीच छिद्र करेंगे तब जाके पानी जो है 20 सेंटीमीटर दूर जाएगा। जो बर्तन की ऊंचाई है उतनी ऊंचाई के बराबर क्षैतिज दूरी वो तय करेगा, ठीक है। और अगर आपने छिद्र बीच में नहीं किया है, ऊपर नीचे कर दिया है, तब वह 20 सेंटीमीटर पर नहीं, तब वो कम जाएगा, 15 पर, 14 पर, 12 पर, 10 पर, इतनी दूर जाएगा, ठीक है। तो 4 चीजें आपको महत्वपूर्ण मिली आज, कि अगर किसी बर्तन में द्रव भरा हुआ है तो द्रव के किसी बिंदु पर आपने छिद्र कर दिया है तो उससे निकलने वाले द्रव का वेग होता है v बराबर √2gh, जहां स्मॉल h जो है वह द्रव के स्वतंत्र तल से छिद्र की गहराई है। एक हो गया। दूसरा हो गया कि द्रव द्वारा क्षैतिज चली गई जो दूरी होती है वो होती है 2 √कैपिटल H ब्रैकेट में माफ कीजिएगा स्मॉल h कैपिटल में ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h, 2 √कैपिटल H, माफ कीजिएगा x इक्वल टू, यानी परास इक्वल टू क्या होगा, 2 स्मॉल h ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यहां लिखा हुआ है, ये देखो 2 स्मॉल h ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये क्षैतिज दूरी हो गई आपकी। क्षैतिज दूरी का मान अधिकतम कब होगा, आपको निकाल चुके हैं, जब बर्तन की ऊंचाई के आधे ऊंचाई पर छिद्र किया जाएगा, बर्तन के बीचों बीच छिद्र किया जाएगा, तब जो है परास अधिकतम होगी। अधिकतम परास कितनी हो सकती है पूछा जाए तो अधिकतम परास जो है वो बर्तन की ऊंचाई के बराबर हो सकती है, अर्थात जितनी ऊंचाई का बर्तन है उतनी दूर जाकर के वो पानी अधिकतम गिर सकता है, ठीक है, उससे दूर वो नहीं जाएगा। तो एक आध न्यूमेरिकल बताने वाले थे आपको, लेकिन काफी टाइम इसी में हो गया है, तो न्यूमेरिकल आप लगा लीजिएगा। ये चैप्टर समाप्त हो गया है, अगला चैप्टर पृष्ठ तनाव है वो शुरू किया जाएगा। न्यूमेरिकल आप लगा लीजिए, फिर जैसी प्रॉब्लम वो बताइएगा, उसके बाद फिर शुरू कर दिया जाएगा, ठीक।